डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मार्केटिंग। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि सेगमेंटेशन क्या होती है, सेगमेंट्स क्या होते हैं और ये सेगमेंट्स कैसे बनते हैं। सेगमेंटेशन से मुराद होती है कि आप मार्केट को बेस्ड ऑन सर्टन वेरिएबल्स मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और हर ग्रुप जो है उसे आप सेगमेंट कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक बाइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स, यानी जो सर्टन वेरिएबल्स हैं उसकी बेस पे मुख्तलिफ कस्टमर ग्रुप्स को बनाना, आइडेंटिफाई करना, ये सेगमेंटेशन कहलाती है। और सेगमेंट से मुराद है सेट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स विद डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स, यानी ये वो ग्रुप्स हैं कस्टमर्स के जिनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं, एक दूसरे से ये मुख्तलिफ हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो कंज्यूमर मार्केट्स के हवाले से हो रही है। जो बिज़नेस मार्केट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम मार्केट को बेस्ड ऑन जेंडर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, मेल्स एंड फीमेल्स, तो डिवाइड करने के इस अमल को, इस प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन कहेंगे। और ये जो दो ग्रुप्स बने हैं मेल्स एंड फीमेल्स, ये दोनों सेगमेंट्स कहलाते हैं। अब इन दोनों सेगमेंट्स की अपनी अपनी नीड्स हैं, अपनी इंटरेस्ट हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम जानेंगे कि सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। देखें, जब हम नए सेगमेंट्स तलाश करते हैं और उन सेगमेंट्स की अपनी अपनी नीड्स होती हैं तो हम उनके लिए नई प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को डिफरेंट वे में उन्हें जो है वो ऑफ़र किया जा सकता है। यूँ हमारा बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड करेगा। इस चीज़ को मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, जो हमारे लिए एक फ़ायदे की बात है। दूसरा है कंपेटिटिवनेस। देखें, पूरी मार्केट जो है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। अब हम उनमें से किसी एक या चंद एक सेगमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। टारगेटिंग के हवाले से आने वाले लेक्चर्स में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब कुछ सेगमेंट्स को हम सर्व करते हैं तो उनको हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में सर्व कर सकते हैं, हम ज़्यादा स्पेशलिस्ट जो है वो उनके बन सकते हैं। यूँ हमारी जो कंपेटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। तीसरा है बेटर कस्टमर नॉलेज। अगेन, जब हम थोड़े सेगमेंट्स को सर्व करते हैं, चंद एक सेगमेंट्स को, तो हम उनके बारे में रिसर्च ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे अंदाज में कलेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें ज़्यादा बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम उन्हें ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। यूँ कस्टमर के बारे में हमारा जो नॉलेज है वो इन्हांस होता है और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है नंबर 4, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जितना हम उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे, जितना हम उनको बेहतर अंदाज में सर्व कर सकेंगे, उतना ही उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा नंबर 5, कस्टमर रिटेंशन की शक्ल में निकलेगा। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो वो हमारे साथ ज़्यादा लॉयल भी रहेंगे, हमारी ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे, उनकी रिटेंशन और लॉयल्टी हमारे साथ बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 6 इज़ इफ़ेक्टिव मार्केट कैंपेनिंग। देखें, जब हम अपने सेगमेंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या लाइफ़स्टाइल है उनका, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो ज़िंदा रहते हैं, किस तरह के शोबे जो है उनसे वाबस्ता हैं, इंटरेस्ट किस तरह की हैं, एटीट्यूड किस तरह का है। जब ये सारी चीज़ें हम समझते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली जो मार्केट कैंपेन है उसको डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है, हमारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो बड़ी फोकस्ड हो जाती है। हम एक डिज़ायर्ड पोजीशनिंग अपने ब्रांड की क्रिएट कर सकते हैं। तो यूँ इफ़ेक्टिव वे में हम उन्हें जो है वो अपना मैसेज डिलीवर करेंगे। नंबर 7, इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो टाइम, मनी या दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो डेडिकेटेड होंगे चंद एक सेगमेंट्स के लिए जिनको हम टारगेट कर रहे हैं और जो इररेलेवेंट ऑडियंस है वो निकल जाएगी। हमें ज़रूरत नहीं है कि सारी मार्केट के लिए जो है वो हम अपने रिसोर्सेज एलोकेट करें। तो इंटेलिजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज का रिज़ल्ट क्या निकलेगा? नंबर 8, कॉस्ट एफिशिएंसी। हमारी जो कॉस्ट है उसमें सेविंग्स होंगी, हम ज़्यादा एफिशिएंटली उसे यूटिलाइज़ कर सकेंगे और इसका नतीजा ये निकलेगा नंबर 9, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, हमारी कॉस्ट कम हो गई, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डेडिकेटेडली यूज़ हो रहे हैं, हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो बड़े क्लियरली आइडेंटिफाइड हैं, हमारे कस्टमर्स जो है वो हमसे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और उनकी जो रिटेंशन और लॉयल्टी है वो ज़्यादा हो गई है। तो
इन तमाम का अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी की शक्ल में निकलेगा। और इसी चीज़ को नंबर 10 हम हाई सक्सेस रेट कहते हैं। यानी मार्केटिंग जो है दिस इज़ ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन, और उनके साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशंस जो है जब बनेंगे तो यकीनन हम सक्सेसफुल हो सकेंगे। अच्छा जी, अब सेगमेंटेशन हमने पढ़ लिया है कि जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं उसकी बेस पे आप मार्केट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो वो सेगमेंट्स बन गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है कि आप जस्ट वेरिएबल्स अप्लाई करें और सेगमेंट्स जो है वो बन जाएं, बल्कि हमें ये देखना है कि वो सेगमेंट अच्छा भी है या नहीं, वो सेगमेंट हमारे लिए बेहतर भी रहेगा या नहीं। तो इसके लिए हम 4 तरह के टेस्ट अप्लाई करते हैं। जो सेगमेंट्स इन 4 टेस्ट को पास कर लेते हैं वो गुड सेगमेंट्स कहलाते हैं। सबसे पहले है सेगमेंट मस्ट बी होमोजेनस। होमोजेनस से मुराद है कि उस सेगमेंट में, उस ग्रुप में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबकी करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी होनी चाहिए। जैसे जब हम जेंडर की बेस पे सेगमेंट्स बनाते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, तो मेल्स बेस्ड ऑन जेंडर एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स के मालिक होंगे, फीमेल्स जो हैं वो एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स की मालिक होंगी। सेकेंड इज़ इट शुड बी डिफरेंट फ्राम अदर सेगमेंट्स। ऐसा ना हो कि सेगमेंट्स में ओवरलैपिंग हो रही हो, बल्कि क्लियरली अलग अलग ग्रुप्स या सेगमेंट्स जो हैं वो पता चलने चाहिए। तीसरा है इट मस्ट बी लार्ज इनफ टू बी फाइनेंशियली वायबल। जो सेगमेंट या ग्रुप आप बना रहे हैं और जिसे आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए कि जब आप उसको अपनी प्रोडक्ट्स बेचें तो आपका रेवेन्यू और आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि बहुत छोटा सा सेगमेंट आपने पकड़ लिया है जिसको प्रोडक्ट्स बेचने से, सर्विसेज देने से आपके जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है वो पूरे ही नहीं हो रहे। और चौथा जो पॉइंट है इट मस्ट बी रीचेबल थ्रू सम टाइप ऑफ मीडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास आप किसी न किसी मीडियम के थ्रू पहुंच सकें, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, ओपन मीडिया है, कोई भी टाइप है, लेकिन उस तक एक्सेस होनी चाहिए। क्योंकि हम मार्केटिंग मिक्स या 4Ps में पढ़ चुके हैं। आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी, बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे आप बेच रहे हैं और हर जगह पे वो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। फिर है जी जो मार्केट सेगमेंट्स हैं इसकी 2 ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं, कंज्यूमर मार्केट्स हैं और B2B यानी बिज़नेस मार्केट्स हैं। अब इस कोर्स की हद तक हम सिर्फ कंज्यूमर मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। ये सेगमेंटेशन के लेक्चर की एक समरी है जी, मेथड्स ऑफ सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स। इसकी आप टाइप्स भी कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं, और यही सारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो सेगमेंटेशन है उसकी टाइप्स या मेथड्स 4 हैं: जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। और हर एक के आगे फिर सब टाइप्स हैं, जैसे जियोग्राफिक में वर्ल्ड रीजन है या कंट्री है, फिर कंट्री रीजन है, सिटी है, डेंसिटी है। इसी तरह से डेमोग्राफिक में एज है, जेंडर है, फैमिली साइज़ है, एट्सेट्रा। साइकोग्राफिक में सोशल क्लास या लाइफस्टाइल है। बिहेवियरल में ओकेजन्स हैं, बेनिफिट्स हैं, यूज़र स्टेटस है। तो बहुत सारी जो टाइप्स इसकी बनती हैं, बहुत सारे जो है वो मेथड्स बनते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। सेगमेंटेशन की सबसे पहली जो बेस है या टाइप है या मेथड है उसे हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इसकी आगे 4 सब टाइप्स हैं, जिसमें ज्योग्राफिक से मुराद है लोकेशन के बेस पे आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना सकते हैं। और इसमें सबसे पहले वर्ल्ड रीजन या कंट्री आ जाता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया रीजन है, मिडल ईस्ट एक रीजन है। इसी तरह से कंट्री रीजन हो सकता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पाकिस्तान के 4 हिस्से, किसी भी मुल्क के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो कंट्री रीजन्स कहलाते हैं। सिटी, उसमें कैपिटल सिटी हो सकता है, लार्ज सिटी हो सकता है, स्मॉल टाउन्स हो सकते हैं। और डेंसिटी यानी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो अर्बन एरियाज़ हो सकते हैं, सब अर्बन हो सकते हैं, या रूरल एरियाज़ हो सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ल्ड रीजन और कंट्री की बेस पे जो सेगमेंटेशन है उसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे मैक अरेबिया जो है वो अरेबियन टेस्ट को रिफ़्लेक्ट कर रहा है। इसी तरह से जो मैकडोनल्ड्स का इंडियन बर्गर है वो इंडियन टेस्ट को ज़ाहिर करेगा।
और ये जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक है, इसमें भी आप देखें तो साउथ एशियन पर्सपेक्टिव के मुताबिक ये लिखी गई है, यानी इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा साउथ एशियन कंट्रीज़ की दी गई हैं। इसी तरह इसका अगर कोई यूरोपियन एडिशन होगा तो वो फिर वहाँ पे यूरोप के जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ की एग्जांपल्स दी जाएंगी। बेस्ड ऑन कंट्री रीजन आप सेगमेंटेशन देख सकते हैं, जैसे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस मुल्क के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, शुमाली हिस्से हैं, उनके लिए बनाया गया है, जबकि सुई साउदर्न जो है वो हमारे मुल्क के साउदर्न यानी जनूबी हिस्सों के लिए है। इसी तरह से कश्मीर वैली की एडवर्टीज़मेंट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन सिटीज़ आप देख सकते हैं, यूईटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ जो कैंपसेस हैं, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में, काला शकाकू में और नारोवाल के कैंपसेस यहाँ पे दिखाए गए। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी यानी जिसमें अर्बन, सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ जो है उनकी बेस पे सेगमेंटेशन की जाएगी। जैसे टपाल दानेदार के दो ब्रांड्स हैं, दोनों बड़े क्लियरली मुख्तलिफ डेंसिटी एरियाज़ को ज़ाहिर करते हैं। टपाल दानेदार जो है ये अर्बन एरियाज़ को रिफ़्लेक्ट करेगा, जिसमें एक अर्बन एरियाज़ में रहने वाली फैमिली, उनका घर, उनका लाइफस्टाइल, उनके लोग, उनका लिबास, वो सारा कुछ दिखाया जाएगा। जबकि जो टपाल तेज़ दम है वो रूरल एरियाज़ के कल्चर को रिफ़्लेक्ट करता है, जिसमें उस तरह के लाइफस्टाइल के लोग, उस तरह का जो है उनके कल्चर, एक्टिविटीज़, उनके ड्रेसिंग, वो सारी चीज़ें वैसे ही दिखाई जाएंगी। फ़िज़िकल लोकेशंस के साथ साथ ऑनलाइन लोकेशन जो है वो भी हो सकती है, जो ऑनलाइन कंपनीज़ काम करती हैं, जैसे अलीबाबा है, दराज पीके है या अमेज़ॉन है। ये भी एक डिफरेंट सेगमेंटेशन बन जाती है। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के बाद दूसरा जो बड़ा ग्रुप है सेगमेंटेशन का, उसे हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे आप मेथड कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, टाइप कह सकते हैं। तो डेमोग्राफिक की बहुत सारी टाइप्स हैं, सब टाइप्स कह लें। सबसे पहले एज यानी मुख्तलिफ एजेस के जो लोग हैं, किड्स हैं, प्री टीन्स हैं, टीन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं। जेंडर वाइज मेल और फीमेल हैं। फैमिली साइज़ एक हैं, दो हैं, पाँच हैं। फैमिली लाइफ साइकिल हो सकता है, आप यंग हैं, सिंगल हैं, मैरिड विद किड्स हैं। इनकम की बेस पे हो सकता है कि नेसेसिटीज़ आपको चाहिए या लग्जरीज चाहिए। ऑक्यूपेशन वाइज हो सकता है, आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, टेक्नीशियन हैं, क्लरिकल स्टाफ में आते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या एग्जेक्टिव हैं। फिर एजुकेशन का मुख्तलिफ जो इसके लेवल्स हैं वो हो सकते हैं, आप मिडिल पास हैं, मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, आप हाईली जो है वो एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं। रिलीजन वाइज हो सकता है, मुस्लिम हैं या हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। नेशनैलिटी वाइज हो सकता है, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो अब हम देखते हैं। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर। तो सबसे पहले बोरजान शूज़ में आपको यंगस्टर्स दिखाए गए, मेल्स एंड फीमेल्स दिखाए गए। उसके बाद नीचे मेट्रो शूज़ में आपको किड्स दिखाए गए हैं। EFU की जो ऐड है उसमें आपको एक यंग कपल दिखाया गया है और सीनियर्स जो है वो दिखाए गए हैं। और इसी तरह से CSC के ऐड में ऊपर आप देख सकते हैं एक ओल्ड कपल जो है वो दिखाया गया। तो एज वाइज भी है और जेंडर वाइज भी सेगमेंटेशन नज़र आ रही है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनका एक ही बच्चा है और वो कपल्स जो है वो जॉब करते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। अब ये बन गया एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और एक बच्चा है, और दोनों की जो इनकम है जॉब करने की वजह से वो ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो वो बच्चा जो है वो अपना वक्त टीवी देखने में, गेम्स खेलने में, मूवीज़ देखने में जो है वो गुजारता है। अब वो जो पेरेंट्स हैं उसके, वो इस चीज़ को कंपनसेट कैसे करते हैं कि उसे हैवी पॉकेट मनी दे देते हैं या उसकी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी कर देते हैं। लिहाजा वो बच्चा एक्सपेंसिव किस्म के टॉयज़ या गैजेट्स या गेम्स जो है वो ख़रीद सकता है। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली,
कि वो मुख्तलिफ़ जो किड्स टीवी चैनल्स हैं जैसे कार्टून नेटवर्क है उस पे अपने प्रोडक्ट्स के एड्स देते हैं, ताकि इस तरह के सेगमेंट के जो बच्चे हैं जब उन चैनल्स को देखेंगे, उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे, तो वो परसुएड होंगे उनको ख़रीदने के लिए और उनके पास बाइंग पावर भी है ऐसी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। जैसे वो वर्किंग वेमेन जो जॉब करती हैं और उनके पास इनकम तो आती है लेकिन उनके पास टाइम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो उनके लिए कन्वीनियंस क्रिएट कर सकें वो ख़रीदती हैं। जैसे रेडीमेड फूड्स हैं या स्नैक्स हैं या क्लॉथ्स वॉशिंग फैसिलिटीज़ हैं, यानी हर वो चीज़ जो उनको फैसिलिटेट करेगी, उनका काम आसान कर देगी, टाइम कम लगाएगी। इसी तरह अमेरिकन पॉपुलेशन को जब स्टडी किया गया तो उसकी मुख्तलिफ़ जनरेशन्स जो हैं वो डिफ़ाइन की गई। उसके बाद उनके एज ग्रुप्स आ जाते हैं और उनकी मेजर स्पेंडिंग्स जो है वो किन चीज़ों पे उसको देखा गया, ताकि अकॉर्डिंगली वो कंपनीज़ जो है वो अपने सेगमेंट्स को टारगेट कर सकें। जैसे जो सीनियर्स हैं जिनकी एज 75 या उससे ज़्यादा है, तो इनकी ज़्यादा स्पेंडिंग मेडिकल आइटम्स के ऊपर होती है, क्योंकि बुज़ुर्ग हो गए हैं तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं या मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से बूमर्स हैं जिनकी एज 55 टू 75 ईयर्स है और इनकी ज़्यादा जो स्पेंडिंग है वो लग्जरी आइटम्स या रिक्रिएशन के ऊपर होती है, तो ऐसी कंपनीज़ जो लग्जरी आइटम्स, टूर्स, ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन ऑफ़र करती हैं, उनका ये टारगेट हो सकते हैं। जनरेशन एक्स है जो कि 40 टू 55 ईयर्स की एज ब्रैकेट में आता है और इसकी मेजर स्पेंडिंग फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल सर्विस के ऊपर होती है, यानी जो फैमिली के एक एक्सपेंडिचर्स होते हैं, घर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जनरेशन वाई की जो एज है वो 15 से 40 साल होती है और ये अमूमन कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग लोग होते हैं या इन्होंने प्रोफेशनल करियर नया नया स्टार्ट किया होता है, तो फ़ी पे, ऑटोमोबाइल्स पे, क्लॉथ्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे इनका एक्सपेंडिचर हो रहा होता है। जनरेशन ज़ी जो है अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज, इनकी ज़्यादा जो स्पेंडिंग है वो गेम्स, गैजेट्स, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी या स्कूलिंग के ऊपर जो है वो हो रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फैमिली साइज़, जैसे पिज़्ज़ा दिखाया गया है, मील फॉर 10, इसी तरह से मील फॉर 6 हो सकता है। जो मुख्तलिफ़ डील्स मिलती हैं उसमें 4 पर्सन्स की डील, 6 पर्सन्स की डील्स होती हैं। सिमिलरली आप सेंट्रो गाड़ी जो है उसका ऐड दिखाया गया है और फॉर अ फैमिली ऑफ 4, मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, तो कंफर्टेबल वे में वो इसमें मूव कर सकते हैं। नीचे जो है वो मालदीव्स में हनीमून डेस्टिनेशन के लिए ऐड दिया गया है जिसमें एक कपल दिखाया गया है। तो ये मुख्तलिफ़ सेगमेंटेशन की टाइप्स हैं बेस्ड ऑन फैमिली साइज़। यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स हैं वो बेस्ड ऑन फैमिली लाइफ साइकिल हैं। ऊपर अगर आप देखें तो एक सिंगल पर्सन दिखाया गया है, नीचे वाले ऐड में एक कपल दिखाया गया है। राइट साइड पे ऊपर जो है वो एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे हैं। और नीचे शान फूड्स के ऐड में एक बाप और बेटी को यानी सिंगल पेरेंट जो है फैमिली को दिखाया गया है। तो ये मुख्तलिफ़ लाइफ साइकिल्स हैं। नेक्स्ट इज़ सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन इनकम। मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो ऐड है हाइपर स्टार का, इसमें आपको सेविंग्स नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ़ ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये जितनी भी ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं ये नेसेसिटीज़ में आती हैं। राइट साइड पे ऊपर जो है वो हायर एसी दिखाया गया है जो कि असॉर्टमेंट्स में आप कह सकते हैं ये आता है, और नीचे जो ओमेगा वॉचेज़ हैं ये लग्जरी आइटम्स में आती हैं। तीनों में फ़र्क ये है कि जो नेसेसिटीज़ हैं वो सबके लिए होती हैं और ख़ास तौर पे जो कम इनकम ग्रुप हैं वो सिर्फ नेसेसिटीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास है वो नेसेसिटी के साथ कुछ असॉर्टमेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं जैसे एसी है, और जो अपर क्लास है वो लग्जरीज़ भी इंजॉय कर सकती है जैसे ओमेगा वॉचेज़ हैं। तो बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप्स मुख्तलिफ़ तरह के सेगमेंट्स बनाए गए हैं। उसके बाद है जी सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। मुख्तलिफ एड्स में आप देख सकते हैं जो रिक्शा का ऐड है ऑटो का, न्यू एशिया, ये ज़ाहिर है कि रिक्शा ड्राइवर्स के लिए है। उसके बाद ऊपर टूल इनसाइट का जो ऐड है वो प्लम्बर्स के लिए है। राइट साइड पे सरसब्ज़ यूरिया जो है इसमें किसान दिखाए गए हैं, और नीचे जो राइट साइड है वहाँ पे आपको एक बिजनेसमैन दिखाए गए हैं। तो मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन आप देख सकते हैं।
यहाँ पर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन है। लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो रोज़गार फ़राहमी के लिए इक़दाम का ऐड है पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें कम पढ़े लिखे लोगों के लिए मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। उससे नीचे जो LGS यानी लाहौर ग्रामर स्कूल का जो ऐड है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर राइट साइड पे जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ऐड है वो ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन का ऐड है। और सबसे ऊपर राइट साइड पे लम्स में MBA एडमिशन के लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ जो सेगमेंट्स बने वो बेस्ड ऑन एजुकेशन बने। इसके बाद है सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, जिसमें कुछ नेशनलिज़म को भी प्रमोट किया जा सकता है। जैसे ब्रिटिश एयरवेज़ जो है, नाम से पता चल रहा है कि इनका ताल्लुक़, इस कंपनी का ताल्लुक़ बरतानिया से है। नीचे थाई फूड का ऐड है, उसके साथ हीरो होंडा इंडियन ब्रांड है और बहुत अरसा तक ये टैगलाइन यूज़ करते रहे, देश की धड़कन। उसके साथ शेवरले जो है उसका ऐड है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकन्स जो है वो हॉट डॉग खाते हैं, बेसबॉल देखते हैं, एप्पल पाई पसंद करते हैं और शेवरले चलाते हैं। और ऊपर जो है सुपर है सारा पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के कल्चर को, नेशनलिज़म को जो है वो प्रमोट किया जाता है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की जो लास्ट टाइप है वो सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन रिलीजन है। जैसे इस्लामिक बैंकिंग में आप मेज़ान बैंक या फैसल बैंक के जो एड्स है वो देख सकते हैं। इसी तरह से दुनिया भर में जो हलाल इंडस्ट्री है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जिसमें ना सिर्फ फूड आइटम्स हैं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।